हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के अंदर रोग निदान पेपर फर्स्ट के दोष गति एवं रोग मार के बारे में। ठीक है, इन दोनों का जो रेफरेंस है वो चरक सूत्र स्थान 11, चरक सूत्र स्थान 17। देखो, जिसकी अगर किसी भी स्टूडेंट की अगर चरक संहिता अच्छी है तो उसका रोग निदान बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, या फिर रोग निदान अच्छी है तो आपकी चरक संहिता भी काफी अच्छी होने वाली है। ठीक, क्योंकि काफी टॉपिक वहां से सिमिलर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक दोष गति के बारे में। जैसे आप सभी जानते हैं जो दोष होते हैं वो तीन होते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब गति गति का मतलब है वो मूवमेंट वगैरह करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो दोष जो दोषों की जो गति है वो दो प्रकार से बताइए। पहली बताइए गमनम गति, दूसरी बताइए गमनम अवस्था प्राप्तिश्च। तो इन दोनों का मतलब समझते हैं। ठीक है, देखो, गमनम गति का मतलब क्या होता है कि जो दोष अपने स्थान से हटकर गति करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं वात दोष का जो स्थान है वो पक्वाशय है। ठीक है, अगर वो उस स्थान से निकल कर गति कर जाए, ठीक है, वो पक्वाशय से निकल जाए और कहीं और किसी बॉडी में, शाखाओं में या फिर कहीं भी वो गति कर जाए तो उसे हम बोलते हैं गमनम गति। तो गमनम गति का मतलब क्या है कि दोष का अपने स्थान से हटकर स्थानांतरित होना। ठीक है, मूव कर जाने, इसको हम गमनम गति नाम से गमनम गति, यानी जो दोष है वो गमन कर जाते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं। फिर इसमें गमनम अवस्था प्राप्ति से, यानी यहाँ पर जो दोष गमन कर रहे हैं, जो दोष गति कर रहे हैं, वो अपनी अवस्था में रहते हैं, लेकिन इन दोषों का वृद्धि और क्षय होता रहता है। ठीक है, मतलब दोष यहाँ पर अपनी सामान्य अवस्था में रहते हैं, या तो उनका अधिक बढ़ जाएगा दोषों का, या उनका क्षय हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं गमनम अवस्था प्राप्ति से। देखो, रोग निदान के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है टर्मिनोलॉजी। मतलब आप शब्दों का मतलब को अच्छे से समझिए। देखो, मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आपकी भी समझ में आ जाएगा, इसका मतलब लिख दूंगा, आपका भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप टर्मिनोलॉजी समझिए, आप उस शब्द को समझिए। अगर आपने इन शब्द को समझ लिया तो आप फिर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आपने कहा हाँ ठीक है, गमनम गति का मतलब ये है और गमन अवस्था प्राप्ति का मतलब ये है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ लोगे, लेकिन जब भी आपके सामने गमनम अवस्था प्राप्ति या गमनम गति वर्ड आएगा तो वहां पर आप उसका मतलब नहीं समझ पाओगे। इसलिए रोग निदान के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कॉन्सेप्ट, वो होता है टर्मिनोलॉजी। ठीक है, इनको सीखना, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, जो दोष गति, यानी जैसे नाम से क्लियर है, दोष गति यानी जो दोषों की गति होती है वो दो प्रकार से बताइए। गमनम गति मतलब दोष जो अपने स्थान से हट जाते हैं। मान लो कि अमाशय के अंदर फिर दोष का स्थान है, तो वहां से वो निकल कर या तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा या कहीं अदर ऑर्गन में चला जाएगा, तो वो होता है गमनम गति। और गमनम अवस्था प्राप्ति से क्या होता है कि जो दोष अपने सामान्य अवस्था में रहेंगे, वात पक्वाशय में ही रहेगा, पित्तमाशय में रहेगा, कफूर प्रदेश में ही रहेगा। ठीक है, अपने ही स्थान में रहते हैं, वहीं पर या तो उनकी वृद्धि हो जाएगी, वहीं उनका क्षय हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं द्वित गति के बारे में। देखो, यहाँ पर दो प्रकार की गति होती है, एक होती है प्राकृतिक गति, एक होती है विकृत गति। अब प्राकृतिक गति, विकृत गति को यहाँ पर दोष से रिलेट के समझाया है। ठीक है, मतलब दोषों की यहाँ पर या तो प्राकृतिक गति होगी या विकृतिक गति होगी। देखो, प्राकृतिक मतलब क्रिया शरीर, जो हमने क्रिया शरीर में दोषों की गति देखी। विकृति मतलब जो रोग निदान के अंदर देखने वाले हैं। अब यही दोष, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। जैसे वात दोष की जो प्राकृतिक गति होती है वो क्या होती है? सर्वचेष्टा। अब यहाँ पर एक श्लोक याद आ रहा होगा आपको, देखो, तो यहाँ पर कौन सा श्लोक याद आ रहा होगा? ये वाला, कि जो पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातु, वायु न ही यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ठीक है, तो इस श्लोक को आप काफी बार लिखिए और याद कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, इसको श्लोक को भूल जाते हैं, तो याद रखना, पित्त पंगु, कफ पंगु, पंगु मल धातु, वायु न ही यत्र नियते तत्र गच्छति मेघवत, तत्र गच्छति मेघवत। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो वायु होती है, जितनी भी चेष्टाएं होती है हमारी बॉडी में, हम करते हैं फिजिकली, मेंटली, जो भी है अंदर बाहर, जितनी भी चेष्टाएं होती है वो वात की वजह से होता है। यानी कि चेष्टाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है? प्राकृतिक वात रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर वो विकृत हो जाएगा वात, तो वो क्या हो जाएगा? कोई भी यहाँ पर चेष्टा वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, यानी मृत्यु हो जाएगी, या फिर अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि वात से 80 प्रकार के नानात्मक रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नानात्मज का मतलब ऐसा रोग जो केवल वात की वजह से होता है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी व्याधि जिसमें केवल वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है, पित्त और कफ का किसी अदर दोष का इन्वॉल्वमेंट नहीं है।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं पित्त की। तो पित्त का कार्य क्या होता है, प्राकृतिक गति या प्राकृतिक कार्य क्या होता है, आहार का पाचन करना होता है। ठीक है, अगर इसकी विकृति हो जाती है पित्त की तो क्या होगा, पित्तज रोग देखने को मिलेंगे, दब्दू, दाह, श्रम, आंखों में जलन, हाथ पैरों में, ये सब चीजें, ज्वर। फिर आता है कफ। कफ का प्राकृतिक गति क्या होता है, बल होता है, ओज होता है। ये तो हम पहले भी देखा होगा कि कफ का जो प्राकृतिक होता है विकृत मल होता है, ये सब चीजें, कि जो कफ का प्राकृतिक होता है वो ओज होता है, विकृत होता है मल होता है, इस तरह से। बल और ओज प्राकृतिक हो गए, पापमा और मल तो यहाँ पर विकृत गति होगी। पापमा क्या होता है, मतलब जो पाप कर्म से उत्पन्न होता है। ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं त्रिविध गति के बारे में। देखो यहाँ पर दोष की त्रिविध गति बताई है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हम देखते हैं अवस्था के आधार पर। ठीक है, अवस्था के आधार पर देखो जो दोषों की है वो या तो क्षय होगा, या दोषों की वृद्धि होगी, या साम्य अवस्था में रहेंगे। अब सिंपल सी बात है, दोष या तो कम हो जाएंगे या दोष बढ़ जाएंगे, या जितने हैं उतने ही रहेंगे, उसे हम बोलते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, देन उसके बाद हम दूसरी स्टेज देखते हैं इसकी दिशा के अनुसार। तो दिशा के अनुसार भी क्या होते हैं, तीन होते हैं, ऊर्ध्व गति, अधोगति और तीर्य गति। यानी जो दोष है या तो वो ऊपर की ओर मूवमेंट कर सकते हैं, या वो नीचे की ओर मूवमेंट कर सकते हैं, या तीर्य गति मतलब बॉडी में रैंडमली कैसे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं ऊर्ध्व गति के अंदर, ऊर्ध्व गति के अंदर क्या होता है, जैसे कि दोस्त ऊपर की ओर आ जाते हैं तो हम वमन वगैरह कर सकते हैं, या फिर जो वमन होती है वो ऊर्ध्व गति की वजह से होती है, या फिर जो अतिसार है, प्रवाहिका है, ग्रहणी है, अधोगत रक्तपित, ये सभी कैसे होती है, इनकी जो गति होती है वो नीचे की ओर होती है। अब तीव्र गति के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर रैंडमली मूवमेंट होती है। ठीक है, मतलब किधर भी मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये देखो हमने त्रिविध अभी दोषों का देखा था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिविध गति पहले हमने अवस्था के अनुसार देखी, यानी जो दोष है वो कम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, या अपनी साम्य अवस्था में रह सकते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, दिशा के अनुसार। दिशा के अनुसार कहने का मतलब है डायरेक्शन, दोष ऊपर की ओर जा रहे हैं, दोष नीचे की ओर जा रहे हैं, दोष कहीं भी मूव कर रहे हैं। जैसे सर्दी में मेनली कौन सा दोष इन्वॉल्वमेंट होता है, कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब इनमें जो अतिसार पर वाहिका, इनमें पित्त दोष इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इस तरह से भी मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। फिर आता है कालकृत दोष गति के बारे में। कालकृत मतलब समय के अनुसार, समय की बात कर रहा है, मतलब समय के अनुसार दोष की कैसे गति होती है। अब देखो तीन चीज होती है, एक होता है चय, एक होता है प्रकोप, एक होता है प्रशमन। अब मैं इनको भी यहाँ पर लिख सकता था, एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ क्या कि आपको ना ये टर्मिनोलॉजी समझाना चाहिए। जब भी कहीं चय का लिखा हो, कहीं प्रकोप लिखा हो, तो कहीं प्रशमन लिखा हो। देखो चय का मतलब क्या होता है कि जो दोष होते हैं ना वो धीरे धीरे क्या करते हैं, संचय होते हैं। ठीक है, मतलब दोस्त धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, जिनको हम बोलते हैं चय, यानी इनका संचय होना, इनका इकट्ठा होना। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रकोप की। प्रकोप में क्या होते हैं, जो दोष होते हैं जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो गति करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रकोप। ठीक है, और और अगर आप प्रकोप में इसकी चिकित्सा नहीं करते तो वो रोग उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक, देन उसके बाद आता है प्रशमन। प्रशमन में क्या होता है, जो भी प्रकोपित दोष थे, ठीक है, प्रकोपित दोष थे वो काल के स्वभाव से क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जैसे हम इन तीनों को समझते हैं इसमें, जैसे कि वात दोष है। अब वात दोष का जो संचय होता है वो ग्रीष्म ऋतु में होता है। क्यों, क्योंकि जो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बहुत ज्यादा रुक्षता होती है, बहुत ज्यादा उष्णता होती है, बहुत मतलब आप ग्रीष्म ऋतु के कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी में वात का एग्रीवेट होता है। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास वर्षा ऋतु आती है, हमारे पास क्या मतलब वर्षा ऋतु होती है, तो उसमें क्या होता है, जो बड़ा हुआ जो इकट्ठा हुआ जो वात था वो एग्रीवेट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है प्रशमन। प्रशमन मतलब वो शांत हो जाएगी, मतलब वात दोष का शरद ऋतु में अपने आप ही शांत हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से। और अब इसको याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको, 4, 5 और 2। ठीक है, यानी दोष का इन्वॉल्वमेंट वर्षा में, पित्त का शरद में, और कफ का वसंत में। अब देखो, अब मैंने यहाँ पर आपको पिछली वाली वीडियो में पूछा था कि यहाँ पर जो ये शिशिर है, और यहाँ पर एक आचार्य शिशिर मानते, एक आचार्य हेमंत मानते हैं। ठीक, अब तो कौन से आचार्य शिशिर मानते हैं, कौन से आचार्य हेमंत मानते हैं, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अभी बहुत कम लोगों ने वो वीडियो देखी है तो उस वजह से कमेंट नहीं आई है उस वीडियो पे। तो कोई बात नहीं, जब वो आप वीडियो देखोगे आप उसको, तो वहां पर आप कमेंट करोगे, तब इस वाली को देखोगे तो मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूँ। देखो, अब ये जो पूरा पैटर्न मैंने बताया था ना, वो बताया था आचार्य बागभट्ट का। हेमंत किसने माना था, आचार्य चरक ने माना था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और शिशिर किसने माना था, आचार्य बागभट्ट ने माना था। ठीक है, और भी अच्छे से देखना है तो बीएमएस फर्स्ट ड्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए, वहां पर मैंने आपको और भी अच्छे से समझाया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब भी दोष गति पूछी जाए तो दोष गति में आपको दो चीज ध्यान रखनी है, पहले गमनम गति, गमनम अवस्था प्राप्ति। अब द्विविध गति दोष की बता सकते हो आप, या तो प्राकृतिक गति होगी दोषों की, या दोषों की विकृत गति होगी। फिर यहाँ पर आते हैं दोषों की तीन गति। तीन गति के अंदर तीन आते हैं, पहले अवस्था के अनुसार आता है,
देन दूसरा दिशा के अनुसार आता है, तीसरा काल के अनुसार आता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, तो पूरा आपका यहाँ पर अच्छे से दोष गति वाला ध्यान रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं रोग मार्ग के बारे में। देखो, अब हम बात करते हैं रोग मार्ग के बारे में। ठीक है, तो रोगों के जो रास्ते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो, आचार्य चरक ने चरक सूत्र स्थान 11 में रोग मार्ग के बारे में बताया था। ठीक है, जहाँ पर अष्टत्रिक बताए थे ना, तो उसी के अंदर त्रिविध रोग मार्ग भी बताया था। तो जिनमें 3 आते हैं, शाखागत रोग मार्ग, मर्मस्थि संधि रोग मार्ग और कोष्ठागत रोग मार्ग। अब देखो, यहाँ पर जो हमारा शाखागत रोग मार्ग है, अब इस शाखागत रोग मार्ग को हम बृहद रोग मार्ग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटर्नल देखने को मिलता है। मर्मस्थि को मध्यम बोलते हैं और कोष्ठागत रोग मार्ग को आभ्यंतर बोलते हैं, क्योंकि जो अमाशय पक्वाशय सारे कैसे होते हैं, आभ्यंतर होते हैं। अब यहाँ पर जो कोष शाखागत रोग मार्ग है, अब इसमें क्या होती है, आपकी रक्त धातु होती है, त्वचा होती है, इनको शाखागत रोग मार्ग कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो रस नहीं होता, रक्त होता है, मांस होता है, मेद होता है, अस्थि होता है, मज्जा होता है, शुक्र होता है और त्वचा होती है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शाखा के अंदर लेते हैं। अब इनसे होने वाले रोग के देख लेते हैं। गंड, पीड़िका, अलजी, अपची, चरम कील, अधिमास, मशक, कुष्ठ, व्यंग, विसर्व, सप्तु, गुल्म, अर्थ और विद्राती। देखो, यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक्सटर्नल नॉइज आ रही होगी पंखे की वजह से, क्योंकि मैं अभी पंखे को बंद करना भूल गया। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग में जाके कि नॉइज रिड्यूस हो सके। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, थोड़ी सा एडजस्ट कर लेना आप। तो यहाँ पर जो मैं रोग बता रहा था शाखागत रोग मार्ग के अंदर, देखो यहाँ पर क्या आती है, रक्त आदि धातु आती है और त्वचा आती है। अब मैं देखो इसको इतना डिटेल में नहीं समझा रहा अभी के टाइम पे, जितना मैंने फर्स्ट ऑफ के अंदर चरक सूत्र स्थान 11 में आपको समझाया था। अभी आपको याद रखना है, इसी शाखागत रोग मार्ग के अंदर, इसको हम ब्रह्मद रोग मार्ग कहते हैं, इसमें रक्त आदि धातु और त्वचा आती है। अब इसके अंदर जो भी रोग हो रहे शाखागत, कौन कौन से आ रहे हैं, अगर आप इनको रिलेट करने की कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं स्किन डिसऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। गांड, पीड़िका, अलजी, अपची, चरमकील, अधिमास, मशक, कुष्ठ, व्यंग, सर्प, सप्तु, गुल्म, अर्श, विद्रादि। ठीक है, तो ये देखो। देन उसके बाद हम बात करते हैं मर्मस्थि रोग मार्ग के बारे में। ठीक, तो मर्मस्थि रोग मार्ग के बारे में, जिसको हम मध्यम रोग मार्ग भी कहते हैं। इसके अंदर मूत्राशय, हृदय, मुर्दा, कंठ, नाभि, गुदा, अस्थि, संधि, स्नायु, कंडरा, ये सारे क्या होते हैं, मर्म आते हैं। जैसे नाम से क्लियर है, मर्मस्थि संधि रोग मार्ग। इसके अंदर मर्म वाले आएंगे, संधि आएंगी। ठीक है, अब संधि में क्या होती है, कंडराएं होती है, सिराएं होती है। भाई अगर जॉइंट्स को जोड़े रखना है दूसरे जॉइंट से, मतलब ये 2 बोन है, इन 2 बोन को आपस में जोड़ना है, तभी तो जाके वो जॉइंट बनाएंगे। और जुड़ेंगे कैसे, कि यहाँ पर क्या होगा, संधियाँ होंगी, सॉरी संधियाँ नहीं, लिगामेंट्स होंगे, टेंडन होंगे, मसल्स होंगी। तो वो सारे आपको नाम लिख देने हैं। ठीक है, देन उसके बाद पक्षवत। तो पक्षवत होता है, पक्षवत मतलब पैरालिसिस हो जाएगा। पक्षग्रह मतलब मतलब पक्षग्रह का मतलब होता है कि जो हाफ ऑफ बॉडी है ना, कि वन हाफ ऑफ बॉडी है, तो राइट होगा, लेफ्ट होगा, उसमें पावर नहीं रहेगी। अपनातक को हम टेटनस बोलते हैं। सोस हो जाएगा, राजस्मा हो जाएगा, आदृत आदृत मतलब फेशियल पैरालिसिस, अस्थिसूल, संधिसूल। देखो ये तो क्लियर है कि इसमें अस्थि है, संधि है, ये सब चीज़ें, गुदा, भ्रंश, सिक्का, सिर में, हृदय में, वस्ती के ये रोग देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो ये हृदय था, वस्ती था, इन्हीं के रोग आपको बता देने हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं कोष्ठगत रोग मार्ग, यानी अभ्यंतर रोग के मार्ग, जिसके अंदर मांस, रुतस, अमाशय, पक्वाशय, इन्हीं को कोष्ठ कहते हैं। और इनमें जुआर, अतिसार, अल्सर, काश, सर्दी, विसूचिका, श्वास, सिक्का, अनाह, उदर रोग, गुल्म, विद्रादि, अर्च, पीलिया और विषर्प। तो ये सभी आपको याद करने हैं। देखो, अब मैं इनको, तो ऐसे तो कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास कि जो मैं इनको आपको याद करा दूं, कुछ जितने आपको हो सकते उतना। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, एक थोड़ा चीज़ समझा दो। देखो, यहाँ पर भी अर्श आ रहा था, यहाँ पर भी अर्श आ रहा था। दोनों चीज़ों में आपने क्या चीज़ रिलेट करा। देखो, ये जो अर्श है, मतलब ये जो पाइल्स है, वो कैसा होगा, वो एक्सटर्नली आपको दिख रहा होगा, एनस से बाहर निकलता हुआ होगा। लेकिन ये यहाँ पर जो अर्श है, ये जो अर्श है वो कहाँ पर होगा, एनस के इंटरनली होगा। ठीक है, इंटरनली होगा। ठीक है, ये अंदर ही अंदर होगा, बाहर तरफ नहीं दिखेगा आपको। ठीक, इसी तरह से हमारा देखने वाले हम गुल्म। देखो, अब गुल्म में क्या होता है, यहाँ पर इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से प्रेजेंट रह सकता है शाखागत रोग मार्ग के अंदर। लेकिन कोषगत रोग मार्ग के अंदर जो गुल्म होता है, वो केवल केवल इंटरनल ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरह से आपको स्किन डिसऑर्डर इसके अंदर लिख देना, कुछ पैरालिसिस इसके अंदर लिख देना, कि पक्षपात, पक्षग्रह, टेटनस, आदृत, ये सब चीज़ आप लिख सकते हो। और इसमें जो नॉर्मल हमारे रोग है, अल्सर, सूचिका, विसूचिका, ये सारे आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, देखो,
देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर रोग मार्ग ज्ञान का महत्व के बारे में। देखो, मतलब ये जो हम रोग मार्ग पढ़ रहे हैं यार, इसका महत्व क्या है? ठीक है, रोग मार्ग का आप ज्ञान कर रहे हो तो इसका क्या महत्व है? पहला महत्व, रोग मार्ग भेद अनुसार चिकित्सा में विभिन्नता का ज्ञान होना। ठीक है, अगर आपको रोग मार्ग ज्ञान होगा तो आप उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चिकित्सा कर पाओगे। मतलब आपको किस प्रकार की चिकित्सा करनी है किस रोग के अंदर, वो आपको ज्ञान यहाँ पर पता लग जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक, जैसे कि देखो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप संशोधन से पहले यानी पंचकर्म से पहले आपको 200 को कोष्ठ में लाना होगा। ठीक है, अगर मान लो कि आप पंचकर्म से पहले 200 को कोष्ठ में नहीं लाते हो, ठीक है, तो आप वमन करा लो, विरेचन करा लो, उल्टे आप उसके 200 को बढ़ाओगे ना कि कम करोगे। तो इसलिए आपको रोग मार्ग का ज्ञान होना चाहिए कि जो दोष है वो शाखा के अंदर है, कोष्ठ के अंदर है। अगर वो शाखा के अंदर है तो पहले हम स्नेन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे, यानी कि बहुत सारी ऐसे प्रोसेस कराएंगे जिसकी वजह से जो दोष है वो कोष्ठ के अंदर आ जाए। अब कोष्ठ के अंदर आने से क्या होगा, उसको हम वमन से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब दोष अगर अमासी में आए तो वमन से बाहर निकाल सकते हैं, पकवासी में आए तो विरेचन से निकाल सकते हैं। अगर मान लो दोष पहले से ही कोष्ठ के अंदर है तो वहां पर आपको स्नेन स्वेदन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वमन और विरेचन करा सकते हो। तो यही बात बताई गई है कि रोग मार्ग भेद अनुसार चिकित्सा में विभिन्नता का ज्ञान होना। कि रोग, अगर आपको रोग का ज्ञान है कि जो रोग है कहाँ पर है, वो जो रोग है, रोग के अंदर कौन सा दोष कहाँ पर है, तो उससे आप फायदा होगा आपको। देन उसके बाद रोग की साध्य असाध्य आदि का ज्ञान होना। ठीक है, मतलब आपको रोग का भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा रोग साध्य है कौन सा असाध्य है। आप क्लिनिक पर बैठ गए और आपको यही नहीं पता कि मुझे किस पेशेंट को ट्रीट करना है किसको नहीं करना है, तो आपको यश की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए रोग मार्ग से आपको यहाँ पर साध्य असाध्य का ज्ञान भी होता है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो एक मार्ग में होने वाला रोग, मतलब ऐसा रोग है जो केवल एक मार्ग में होता है तो वो होता है सुख साध्य। ठीक, दो मार्ग में हो रहा है पुराना है तो कृत साध्य है, अगर वो तीनों मार्ग में हो गया है तो असाध्य है। अब एक मार्ग दो मार्ग क्या है? अबे जो मैंने अभी तक आपको बताए थे, ये शाखागत रोग मार्ग, मर्मस्थी रोग मार्ग, कोषगत रोग मार्ग। ठीक है, तो यही है। ठीक है, और अगर मर्म संधि आदि मार्ग में होने वाला है तो याप्य है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा रोग है जो आपके मर्म में अस्थि संधि से रिलेटेड है तो वो आपको हमेशा के लिए आपको देखने को मिलेगा, याप्य। ठीक है, और तीनों रोग मार्ग में साध्य है, दो में कृत साध्य और एक में सुख साध्य है। ठीक, देन इसके बाद हम बात करते हैं रोग मार्ग में दोषों की गति। अब रोग मार्ग में दोषों की गति, देखो दो प्रकार से दोषों की गति होती है। पहली, या तो वो जो दोष है वो कोष्ठ से शाखा में चले जाए या शाखा से कोष्ठ में आ जाए। पहले हम देख रहे हैं कोष्ठ से शाखा की ओर दोष का गमन, मतलब जो दोष कोष्ठ के अंदर थे वो फिर से शाखा की ओर गमन कर गए। क्यों कर गए? कि आपने आहार का अच्छे से सेवन नहीं करा। ठीक है, तो आपने मतलब बहुत उल्टी सी चीजों का सेवन करा, तो मतलब ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से जो दोष पहले ही कोष्ठ में थे वो शाखा में चले गए। सर फिर से समझिए, देखो जो हमें दोष कहाँ पर चाहिए, हम चाहते हैं कि जो हमारे दोष है वो कोष्ठ के अंदर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोष्ठ के अंदर दोष होते हुए वो वापस से शाखा में चले गए। उनका कारण है व्यायामात। तो व्यायामात का मतलब है कि यदि आप बहुत अधिक व्यायाम करते हो, ठीक है, तो बहुत अधिक व्यायाम करने की वजह से जो दोस्त है वो कोष्ठ से फिर से शाखा में चले जाएंगे। उसमें तैचन्यात, मतलब ऐसे आहार विहार कर रहे हो या ऊष्मा या तो गर्मी बहुत ज्यादा है या फिर आप और ज्यादा उष्ण तैचन्य विहार कर रहे हो, उसकी वजह से अनापचारनाथ। अनापचारनाथ का मतलब होता है आप इतकर आहार विहार का सेवन नहीं कर रहे हो और द्रुतत्व अनुमारत्व से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मतलब जो वात है, मतलब वात बहुत अधिक बढ़ने की वजह से, मतलब जो वात है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से वो दोष को फिर से कोष्ठ से शाखा की ओर ले जाएगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं शाखा से कोष्ठ में। जो इस कंडीशन को हम चाहते हैं कि हमारे जो भी बढ़े हुए दोष है वो शाखा से कोष्ठ की ओर आ जाए, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? वृद्ध्याय। वृद्ध्याय मतलब पहला कारण बताया गया है, या तो दोष इतना बढ़ जाए कि वो खुद इतना बढ़कर शाखा से कोष्ठ में पहुंच जाए। दूसरा तो विसंधिनाद। विसंधिनाद का मतलब है कि बहने के स्वभाव से, मतलब जो दोषों का स्वभाव होता है वो बहने, मतलब वो पिघल जाए, पिघल पिघल कर वो आपके कोष्ठ के अंदर आ जाए। पाकात, पाकात मतलब दोषों का पाक हो जाए तो कोष्ठ के अंदर आ जाए। स्रोतस विक शोधनाथ, मतलब जो स्रोतस का मुख है वो शोधन रहे, मतलब अगर स्रोतस है वो साफ रहेगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, शाखा से कोष्ठ के अंदर आ जाएंगे। अगर स्रोतस ही साफ नहीं रहेंगे तो वो कोष्ठ में नहीं आ पाएंगे। वायु से निग्रात। वायु से निग्रात का मतलब क्या होता है कि जो वायु का जो मतलब शरीर के अंदर वायु का निग्रह हुआ है, मतलब वायु का निग्रह रहे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो दोष है वो शाखा को छोड़कर कोष्ठ में चला जाता है वायु की वजह से भी। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू गाइस।